ये आज का टॉपिक है अनादर्स विलियन। ठीक है ना। तो वे विलियन, हम कह सकते हैं वे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्स विलियन कहलाता है। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा? यहां पर ये कहता है कि जो दाब का सैद्धांतिक मान है, दाब का सैद्धांतिक मान है, वो क्या नहीं होता है, प्रयोगात्मक मान के बराबर नहीं होता है। जो हमने पढ़ा भी उसका बिल्कुल विपरीत, दाब का जो सैद्धांतिक मान होगा वो प्रयोगात्मक मान के बराबर नहीं होता है। तो पहला ही है बेटा इसमें, है ना। जो सैद्धांतिक मान है वो किसके बराबर नहीं होगा? प्रयोगात्मक मान के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि जो सैद्धांतिक मान होगा वो प्रयोगात्मक मान के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P है, जो P है, इसको हम ऐसे लिख सकते, P इज नॉट इक्वल टू PA प्लस BB। ये बराबर नहीं होंगे। ये देखो नॉट इक्वल लगा दिया, इक्वल को हमने काट दिया। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो ये है सैद्धांतिक मान, ये है प्रयोगात्मक मान, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। दाब का सैद्धांतिक मान, ठीक है ना, और प्रयोग दाब का प्रयोगात्मक मान के बराबर नहीं होता है ना। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज नॉट इक्वल टू PA नोट XA प्लस PA नोट XB। ये बराबर नहीं होंगे। ये हो, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, विलेय तथा विलायक को मिलाने पर, देखो दूसरा नियम क्या कह रहा है, विलेय तथा विलायक को मिलाने पर प्राप्त आयतन, इनसे जो प्राप्त आयतन होगा विलयन के आयतन के बराबर नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा था अभी तक? डेल्टा वी लिखा था हमने, डेल्टा वी। इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी, और यहाँ लिख सकते हैं विलियन। यहाँ पर क्या आएगा? विलियन। डेल्टा वी विलियन इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होगा, उनमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उनमें के बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होंगे इनमें, यानी कि इनका जो आयतन होगा वो बराबर नहीं होगा, है ना। तीसरा आयतन, तीसरी चीज हमने क्या पढ़ा, विलेय तथा विलायक को मिलाने पर इंथैल्पी परिवर्तन भिन्न होता है। यानी कि जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच, और ये किसका है, विलियन का, इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनमें परिवर्तन भिन्नता होगी, अलग होगी, है ना, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, देखो यदि विलेय प्लस विलेय, यहाँ आएगा विलेय डैश विलेय, एक तो ये हो गया विलेय डैश विलेय, इनके बीच आकर्षण बल। दूसरा कॉमा क्या होगा, विलायक डैश विलायक, विलायक डैश विलायक, इनके बीच आकर्षण बल। विलेय विलेय के बीच आकर्षण बल, और विलेय विलायक विलायक के बीच आकर्षण बल, जो अंतरा उनका आकर्षण बल है, ये याद रखना पड़ेगा, है ना। इज नॉट इक्वल टू, इसके बराबर नहीं होगा, विलेय विलायक के बीच जो आकर्षण बल होगा उसके बराबर नहीं होगा। विलेय और विलायक के बीच जो आकर्षण बल होगा उसके बराबर नहीं। तो इनको याद रखने से हमें कितनी चीजें याद हो रही, दो, आदर्श विलयन की परिभाषा भी याद हो रही, और साथ साथ में अनादर्श विलयन की परिभाषा भी याद हो रही। ठीक होगा बेटा, सबको समझ में आया आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है? ठीक है ना। तो देखो, अब ये तो था कौन से वाले, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है ना। अब ये तो आगे बेटा, विलयन कितने प्रकार के हो गए हमारे पास, एक आदर्श विलयन हो गया जो सभी सांद्रताओं पर, सभी सांद्रता पर किसका काम करता है, सभी सांद्रता, और ये दूसरा क्या बताया मैंने, एक तो सांद्रता होता है ताप पर, जो राउल्ट का नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलयन कहलाएगा, और जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है वो अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है ना। पुनः जो अनादर्श विलयन है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। जो अनादर्श विलयन है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। और एक
अनादर्श विलयन दो प्रकार के होंगे। वो कौन कौन से होंगे? कौन से वाले विलयन होंगे दो प्रकार के? अनादर्श विलयन। हम इसको मान सकते हैं अनादर्श विलयन। कितने प्रकार के होते हैं? ये है अनादर्श विलयन। ठीक है ना? अनादर्श अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार। और अनादर्श विलयन जब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से हो गए? एक तो होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं। ठीक है ना, जो क्या करते हैं? धनात्मक विचलन दिखाते हैं। अब ये धनात्मक विचलन होता क्या है? ये विचलन होता क्या है? तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम क्या करते थे कि राउल्ट का नियम के लिए दिखाते थे, जो आदर्श विलयन होता है उसके लिए जो ग्राफ बनता है बेटा, आदर्श विलयन के लिए जो ग्राफ बनता है वो किस प्रकार से बनता है ना? उसमें किस प्रकार से आएगा? जैसे देखो हमने इस टाइप से बनाया, ये है ना? तो आदर्श विलयन के लिए क्या माना जाता है? आदर्श विलयन के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक्स ए है, ये बराबर हमारा एक, और एक्स बी जो है वो क्या है? जीरो है। यानी कि जो विलेय का मूल अंश है वो एक से शुरू हुआ, है ना? और जो विलायक है उसका मूल अंश क्या है? जीरो है। यहाँ पर जस्ट अपोजिट करते हैं, एक्स ए क्या होगा? जो विलेय है उसका मूल अंश जीरो होगा, और जो एक्स बी होगा उसका मूल अंश एक। ठीक है ना? अपोजिट है इसके दोनों के, है ना? ये मूल भिन्न है, मूल अंश जिसको बोलते हैं। ये क्या है यहाँ पर? मोल भिन्न है। अब देखो बेटा, इसमें क्या होगा? जो आदर्श विलयन होगा उसके लिए जो ग्राफ बनता है कैसे बनता है? देखो यहाँ पर डॉटेड लाइन से हम ऐसे दिखाएंगे, ये मोल अंश हो गया, इधर की तरफ होगा जो वाष्प दाब होगा। क्या होगा? वाष्प दाब। ये बनाना है आप लोगों ने, ध्यान रखना। तो ये मोल अंश और वाष्प दाब के बीच जो ग्राफ होगा वो यहाँ से सीधे ऐसे जाएगा, डायरेक्ट लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन से हम इसको दिखा सकते हैं। सीधे लाइन है, एक लाइन ये, है ना? और जहां पर गया, यहाँ पर जो गया ये वाला पॉइंट, ये है पीबी नोट। पीबी नोट का मतलब शुद्ध अवस्था में विलाय का वाष्प दाब, ये शुद्ध अवस्था के लिए। ठीक है ना? अब दूसरा जो यदि देखेंगे तो यहाँ पर होता है पीए। पीए नोट माने शुद्ध अवस्था में विलेय का वाष्प दाब, यहाँ पर पीए नोट ये हो गया। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, सीधे सीधे ठीक यहीं पे मिलेगा इस लाइन से। ठीक है नोट, ये है ना? अब ये तो हो गया हमारे पास कौन से वाले? आदर्श विलयन के लिए। यहाँ पर भी एक लाइन है, सीधे लाइन डॉटेड लाइन से, जो एक्स ए और से पी। यहाँ पर क्या होता है कि देखो, यदि हम इसको देखें तो इनमें क्या होगा? ये आदर्श विलयन के लिए बता रहा होता है ना ग्राफ। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये वाली लाइन है, तो पी, ये पी बी के लिए देखो, पी बी इज इक्वल टू क्या होगा? पी ए नोट एक्स बी। ठीक है नहीं? इसके लिए आएगा ये क्या? ये आएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट, और यहाँ आएगा एक्स बी, एक्स ए सॉरी, ये एक्स आएगा। अब ये दोनों के लिए देखो, ये बिलियन के लिए तो यहाँ पर क्या आएगा? P बराबर क्या आएगा? P बराबर हमारे पास आएगा पी ए प्लस पी बी, ये बिलियन बन गया। ठीक है ना? ये हमने तय किया बेटा, इतनी सारी चीजें हमने, ये तो था आदर्श विलयन के लिए। लेकिन अनादर्श विलयन में क्या होता है? जहां पर हमने कहा कि जो विलयन का आयतन बराबर नहीं होता, यानी कि उसमें क्या होता है, या तो ज्यादा हो गया कम होगा। तो यहाँ दो प्रकार के आ गए, एक है धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक होता है। जो राउल्ट ने निर्धारित किया उससे अधिक होना है इसमें। तो अधिक होने के लिए क्या होगा? अधिक होने के लिए क्या मतलब? इससे ज्यादा हो। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर में दिखाता हूँ। देखो बेटा, अब वो ज्यादा है तो देखो पहले क्या होगा, ये देखो पी ए और पी बी है ना, ये थोड़ा
बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे बड़ा ऊंचा हो जाएगा, इसके ऊपर ले जाना है ऐसे। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल चीज है। इसके ऊपर जो ये लाइन सीधी थी उसके ऊपर लिखना हमने, ये हुआ धनात्मक विचलन है ऐसे। ये धनात्मक विचलन हुआ। यहाँ जो बिलियन वाला था उसको थोड़ा ऊपर करना है ऐसे, धनात्मक मतलब ऊपर दिखाना है। ठीक है ना। तो देखो अब क्या हुआ, जो पी ए बराबर था, देखो जो ये बराबर वाला था ना, हमने कहा था ये पी बी इज इक्वल टू था पी ए नोट बी था। लेकिन अब वो क्या हो गया, पी बी इज ग्रेटर देन, देखो ज्यादा है, ग्रेटर के चिन्ह, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो पी बी होगा वो ग्रेटर होगा पी ए नोट, सॉरी पी, गलत हो गया, पी ए होना था बेटा, पी ए नोट एक्स ए, है ना, इससे ज्यादा होगा, है ना। या पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट और एक्स बी, ये ज्यादा होगा, है ना। जो इधर की तरफ आएगा वो क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होना चाहिए, पी ए नोट एक्स ए, इससे ज्यादा होगा। ठीक है ना। और जो बिलियन का कुल बिलियन होगा पी ए, वो बराबर ग्रेटर देन क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, यानी कि बिलियन से भी उसका वास्तव ज्यादा हो जाएगा। ये है बेटा क्या हमारे पास धनात्मक विचलन। पहले राउट के नियम के लिए एक वो बनाओ, उसके बाद उसमें ऊपर दिखा दो, ये वाला है किसके लिए, अनादर्श विचलन, धनात्मक विचलन के लिए। और ऋणात्मक विचलन क्या होगा, दूसरा इसमें आएगा ना, ये तो धनात्मक विचलन हो गया। ये सारे के जो आदर्श के नियम है, यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक विचलन के लिए क्या होगा, यहाँ विलयन का वाष्पदाब, वाष्पदाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्पदाब से की अपेक्षा कम होगा। ये बस केवल यहाँ पर कम होना है, क्या होना, कम होना है। तो कम होने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ नीचे लगा देंगे ऐसे, अब की बार नीचे लगा देंगे, देखो ऐसे, इससे नीचे लगा देंगे, है ना। चलिए देख लीजिएगा, ये बना हुआ, देखो इसमें सब नीचे आ गए, आए कि नहीं आए, इसमें सारी चीजें नीचे आ गई, दिखाई तो दे रहा है ना बेटा। इसको भी और बड़ा बनाना है, ये वाला चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? इस चित्र को थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, इसको देखो बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन दिखा सकते हैं। तो इसको याद भी रखना है, ये ग्राफ भी याद रखना है, और इसकी डेफिनेशन भी, डेफिनेशन तो सिंपल है, धनात्मक विचलन क्या होगा, जो राउट के नियम की अपेक्षा अधिक होगा वास्तव में, है ना, वो धनात्मक विचलन हो जाएगा। ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, जिसमें ये देखो ये है ना, इसमें देखो धनात्मक विचलन में क्या है, विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विलयन का वाष्पदाब राउट के नियम से निर्धारित की है, जो उसने निर्धारित किया था उसके वाष्पदाब से की अपेक्षा अधिक है, तो अधिक के लिए हमने ऊपर की तरफ दिखा दी, ये ऊपर की तरफ आ गया, सब में ऊपर आ जाए, एक जो डॉटेड लाइन के ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया, उसकी अपेक्षा अधिक है। और ऋणात्मक विचलन में क्या किया, नीचे की तरफ देखो, ऋणात्मक विचलन हमने नीचे की तरफ दिखा दिया, ठीक है ना। ये सबको समझ में आया बेटा। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के हो गए, अनादर्श विलयन कितने प्रकार के हो बेटा, 2 प्रकार के। वेरी गुड, है ना। ऐसे ही जवाब देना आप लोगों को। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार, एक क्या होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, ठीक है। यह है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कौन होते हैं, जो राउट का नियम का पालन नहीं करते हैं, है ना, और उनके चारों पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अगला है स्थिर क्वाथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्थिर क्वाथी, नाम से पता लगा, स्थिर का मतलब क्या होता है बेटा, जो स्थिर होता है, माने क्या रहता है, स्थिर रहता है, न घटता है न बढ़ता है, तो स्थिर उसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी, है ना। और क्वाथी का मतलब क्वथनांक, जिसका स्थिर क्वथनांक होता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, स्थिर क्वाथी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, स्थिर क्वाथी। तो यहाँ पर हमारे पास है स्थिर क्वाथी, स्थिर का मतलब जो कांस्टेंट रहता है ना, स्थिर
क्वाथी, जो जिसका क्वथनांक, क्वाथी का मतलब हो गया क्वथनांक स्थिर रहता हो, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एजोट्रॉपिक मिक्सचर। कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम में, क्या करता है एजोट्रॉपिक मिक्सचर दे देता है। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं क्या है। ये कहता है कि दो घटकों से बना मिश्रण, दो घटक तो होते हैं हैं जिनका जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान रहता है, चाहे वाष्प अवस्था हो या द्रव अवस्था, उनका संगठन समान होता है ना, और एक निश्चित ताप पर क्या होते हैं उबलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। यहाँ पर दो घटक हैं, जैसे माना हमने दोनों द्रव अवस्था में लिए, है ना, तो उनका संगठन देखा, मान लीजिए H2O लिया, है ना, और H2O को हमने क्या देखा, जब वो क्या था द्रव अवस्था में था तो तब भी H2O था, लेकिन जब वो वाष्प की अवस्था में गया तब भी वो H2O है। यानी कि दोनों अवस्थाओं में क्या है उसका संगठन समान है ना, तो उसको कहा जाता है बेटा। और इसमें क्या होता है एक निश्चित ताप पर उबलता है, और ताप भी क्या है इनका निश्चित है ना, तो उसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, समझ में आ गया। दो घटकों से बना मिश्रण जिनका, ये तो अभी हमने एक ही घटक दिखाया आप लोगों को, यहाँ पर दो घटक होंगे, है ना, और उन दो घटकों से जो बना हुआ मिश्रण होगा वो द्रव अवस्था में हो चाहे वाष्प अवस्था में हो, दोनों अवस्था में उनका संगठन क्या होगा समान हो, उनका जो फॉर्मूला होगा समान हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, और दोनों क्या होते हैं एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी, इसको क्या बोलते हैं स्थिर क्वाथी, ठीक है। अब देखो इन मिश्रणों के, जो ये मिश्रण है, ये घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनको दोनों को हम पृथक करना बहुत मुश्किल का काम होता है ना, प्रभाजी आसवन होता है जिसके द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता है, तब होता है इनको पृथक अलग अलग करना, ठीक है ना बेटा। ये स्थिर क्वाथी, जैसे देखो ये दो प्रकार के होते हैं। अब स्थिर क्वाथी विलयन भी दो प्रकार के होते हैं। हमने कहा दो मिश्रण दो घटकों से बना हुआ मिश्रण है ना, उनको द्रवावस्था में भी और वाष्प अवस्था में भी, दोनों में उनका क्या होगा संगठन समान रहेगा, ठीक है। निश्चित ताप पर क्या होते हैं उबलते हैं, स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। इन्हें हम क्या नहीं कर सकते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। ये दो प्रकार के मिश्रण है बेटा। एक है इसमें नंबर एक न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, क्या लिखा है इसमें न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, ठीक है ना। और दूसरे को देखेंगे तो क्या है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, दो प्रकार के, एक तो है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, दूसरा है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो दो प्रकार के बेटे, एक तो न्यूनतम वाला है और एक क्या है अधिकतम वाला है, क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। थोड़ा नाम याद रखने में टफ होगा लेकिन याद करना आप लोगों ने, है ना। इसमें देखो बेटा यहाँ पर क्या है, अब न्यूनतम वाला क्या हुआ, हमने स्थिर क्वाथी विलयन को दो प्रकार से पढ़ा। पहला है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एसिट्रॉप, बहुत अच्छा है। अब इसमें क्या है इस प्रकार के जो इस प्रकार के स्थिर क्वथनांकी, ठीक है ना, ये क्वाथी का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से, देखो यहाँ पर क्या होगा इस प्रकार के जो स्थिर क्वाथी का जो क्वथनांक है उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है, यानी कि जो स्थिर क्वाथी है उसके घटकों से कम होगा। अभी बताएंगे कैसे कम होगा, है ना। दूसरा देखो राउट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले मिश्रण, जो राउट के नियम में अत्यधिक क्या दिखाएंगे धनात्मक विचलन दिखाएंगे, इनमें धनात्मक विचलन होगा बेटा। कौन सा विचलन होगा धनात्मक विचलन दिखाएंगे।
है ना, ये धनात्मक विचलन दिखाने वाले होते हैं। जो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाती होते हैं वो हमेशा धनात्मक विचलन को दिखाते हैं। क्लियर। तीसरा देखो इसमें, ये उदाहरण है। उदाहरण क्या है, देखो हम क्या करेंगे, एक तो लेंगे एल्कोहल। एल्कोहल मान लीजिए हमने एथेनॉल लिया, CH3 CH2 OH लिया बेटा, ये हमने एथेनॉल लिया, और दूसरा हमने जल मिलाया। इनका जो मिश्रण होगा उसको बनाएंगे हम न्यूनतम स्थिर क्वाथी। कैसे बनेगा, जब हम 95%, कितना पता है बेटा, 95% एथेनॉल लेंगे और 5% क्या लेंगे, जल लेंगे। 95% क्या लेंगे, एथेनॉल, और 5% क्या लेंगे, जल लेंगे। तो इस प्रकार का जो स्थिर क्वाथी होगा वो होगा हमारे पास न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ठीक है। अब देखो क्या क्या होता है इसमें, यदि हम देखें 95% हमने जल लिया, ये तो हमने लिया, ठीक है बेटा, ये हमने ले रखा है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो जब हम इस मात्रा में इनको लेंगे, इनमें क्या होगा कि यहाँ देखो इनका क्वथनांक क्या होना है। देखो यहाँ जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल बहुत अच्छा समझाने के लिए देखो, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका क्वथनांक होता है। और इसका कितना होगा, इसका होता है 78.5। अब एक चीज बताओ, इसका है 78, इसका है 100, इसका 78 दशमलव कितना है, 5। अब इन दोनों को मिला देते हैं, मिलाने के बाद इनका क्वथनांक क्या होगा, बताओ बेटा, ये तुम बताओ। सोचो जरा क्या होना चाहिए भाई, एक का तो 100 डिग्री सेल्सियस और एक था 78, दोनों को हमने एक साथ मिला दिया। इसका 95% मिला है, इसको एथेनॉल को 95% मिला है, इसको 5% मिला है। तो जनरली क्या होना चाहिए, जब हम इन दोनों को मिला देंगे, फिर हमने इसको क्वथनांक चेक किया, इसका अलग से क्वथनांक था 100 डिग्री सेल्सियस। जल को जब हम उबालते थे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, ये उबलता था 78.5 पे, ठीक है ना, इतने डिग्री पर उबलता था। लेकिन अब हमने इसका 95% और इसका 5% लेकर के दोनों को बना दिया, मिक्सचर बना दिया। अब उबाला, तो अब उबालने पर कितना होना चाहिए उसका, कितना होना चाहिए बेटा, जनरल आइडिया लगाओ तो कितना होना चाहिए, आप लोग बताओ। इन दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन बना, उस विलयन का क्वथनांक कितना होना है, क्वथनांक जानते हैं आप लोग, पहले क्वथनांक जानते हैं, क्वथनांक क्या होता है, हमें पता लगा वो क्वथनांक ही नहीं पता। क्वथनांक होता है बेटा, जैसे माना पानी, तो पानी को हम क्या करते हैं, उबालते हैं, पानी को गर्म करते हैं। तो ध्यान रखना, जब हम पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जो पानी का वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। मैंने क्या कहा, क्या कहा बेटा मैंने, कोई बताएगा, पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या कहा मैंने, बताओ, कोई बच्चे बताएगा। पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय के बराबर होता है। वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर, पानी का जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होगा। क्या कहा, एक बार रिपीट कर दो सब बच्चे, पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होगा। क्या कहा, ये क्वथनांक हुआ। जब पानी का जो वाष्प दाब होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो पानी क्या होगा, भाप बनने लगेगा। पानी क्या बनने लगेगा, भाप बनने लगेगा। जहां द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस समय वो क्या होता है, उबलने लग जाता है, यानी कि वाष्प बनने लग जाता है। तो ये है क्वथनांक। ये 95, ये क्या करता है, 78.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, भाप बनने लग जाता है। इतना गर्म करोगे तो ये क्या करेगा, ये इसका क्वथनांक क्या होगा, इसका जो ये एथेनॉल है ना, ये
इसका जो वाष्प दाब होगा वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होगा, यानी कि ये क्या होगा, भाप बनने लगेगा इसका, अल्कोहल का भाप, है ना। और ये 100 डिग्री वाला है, ये क्या है बेटा, 100 डिग्री वाला। ये क्या करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा, जो पानी जो है उबलने लगेगा, उबलने लगेगा मतलब पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय वायु दाब के बराबर हो जाएगा, यहाँ से भाप बनने लगेगी। क्लियर। तो ये है हमारे पास। अब हमने इन दोनों को मिला दिया। तो जनरली क्या होना चाहिए था, इनको ज्यादा होना चाहिए इसका, लेकिन क्या होता है, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, इसको और इसको, इसका 95% इसको 5%, इनका जो क्या होगा, क्वथनांक हो जाता है वो 78 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इससे भी कम और इससे भी कम। इसीलिए तो है न्यूनतम, यानी कि 78.5 से भी कम हो गया और 100 डिग्री से कम हो गया। जब इस अल्कोहल का 95% और H2O का 5% मिलाते हैं, तो इनका इनका जो क्वथनांक होगा वो कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। इसे कहा जाता है बेटा न्यूनतम स्थिर क्वाथी। ठीक है ना। देखो इसमें क्या होगा, रावट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और इस प्रकार का स्थिर क्वाथी बनाती है। ठीक है ना। 95% हमने अल्कोहल लिया और 5% हमने जल लिया, और इसको मिश्रण जो है न्यूनतम स्थिर क्वाथी है। क्यों है, देखो जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है और अल्कोहल का क्वथनांक 78 होता है। जब परंतु स्थिर क्वाथी का क्वथनांक कितना हो जाता है, 78 हो जाता है। जब इन दोनों को मिला लेते तो इसका कम हो गया, है ना। इस प्रकार से बेटा ये क्या माना जाता है, न्यूनतम स्थिर क्वाथी। समझ में आया, हाँ या नहीं, मैं बता दो बेटा, आगे समझ में या नहीं है। दोनों सोनाली बताओ बेटा, तुम दोनों का आ गया। यस सर। दूसरी वाली सोनाली को आया। यस सर। ठीक। अंशिका को आया बेटा, अंशिका रावत, अंशिका रावत और यस सर। अंशिका रावत और दूसरे अंशिका, दोनों का आ गया। यस यस सर। सर। ठीक है, वेरी गुड। अनूप को समझ में आया बेटा, अनूप और सुजल। पूरी तरह समझ में। ठीक है, ठीक है ना। आप समझ में आ गया ना, न्यूनतम का मतलब क्या हुआ, उससे कम हो गया। ठीक है। अब देखो दूसरा है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अब इसका मिश्रण भी ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना। दोनों को देखो, यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार के जो स्थिर क्वाथी है ना, क्वथनांक क्या होगा, उसके घटकों के क्वथनांक से अधिक होगा। अब जितना उसके घटकों का क्वथनांक है उससे ज्यादा होना है ना। देखो, और ये क्या होगा, ये कहता है कि राउट का नियम के अत्यधिक ऋणात्मक विचलन को दर्शाने वाले होते हैं। ये ऋणात्मक विचलन को दिखाएंगे, है ना। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो जैसे नाइट्रिक अम्ल है बेटा, HNO3, है ना। और दूसरा किसका मिश्रण होगा, जल का होगा, जल हम कहते हैं H2। ठीक है ना। हमने क्या किया, इसका लिया 68%, ये फिक्स होता है बेटा, आगे पीछे नहीं हो सकता। और इसका लेंगे 32%। ठीक है ना। ये हमने लिया HNO3 लिया हमने, नाइट्रिक अम्ल लिया हमने 68% और ये लिया 32%। अब इन दोनों को मिक्सर किया, बनाया, इन दोनों को आपस में घोल दिया। घोलने के बाद क्या हुआ, इसका जो तापमान था, जल का तो हमें पता है कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है ना, जो जनरली है। और इसका होता है 86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। जब इन दोनों का मिश्रण इतनी मात्रा में मिलाया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पता क्या हुआ, इसका जो क्वथनांक है ना, वो हो गया 120, 120.5। इससे भी अधिक और इससे भी अधिक। पहले वाले में क्या था, दोनों से कम हुआ था, है ना। तो ये है हमारे पास अधिकतम स्थिर क्वथनांक। इससे अधिक बना, जो दोनों थे उनसे ज्यादा हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या होंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा, इनकी जो परसेंटेज है उस आपको पता होनी चाहिए, इसकी और किस मात्रा में इनको मिलाया गया। ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा,
अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। तो स्थिर क्वाथी विलयन हमारे दो प्रकार के हो गए, एक न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी और एक अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। इनके एग्जाम्पल याद। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, जो अगला टॉपिक है वो है विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। अब हम अणुसंख्यक गुणधर्म पे आ गए। अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती है? किसी को मालूम है कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की हो सकती है? अणुसंख्यक गुणधर्म किसी को मालूम है बेटा? अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार? पहले अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? पहले हम इसको जानते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है। विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? देखो ये होता है, देखो विलयन के वे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में, विलयन के क्या है निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या अणु की संख्या पर आधारित होते हैं। देखो बेटे हमने लिया विलयन है ना, और उसका निश्चित आयतन है। विलयन का क्या है निश्चित आयतन, और उसमें हमने देखना है कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के अणुओं की संख्या इस पर आधारित है ना। और इसको कहते हैं विलयन के अणुसंख्यक गुण। इसको क्या बोलते हैं? विलयन के अणुसंख्यक गुण, कोलोगेटिव प्रॉपर्टी। और ये मालूम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? देखो यदि हम इसमें देखेंगे तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म होता है विलायक के वाष्प दाब का अवनमन, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन। पहला जो विलायक है उसके वाष्प दाब में क्या होगा? अवनमन होगी, कमी होगी। दूसरा क्या होगा? विलायक के क्वथनांक में उन्नयन होगा, बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। विलायक के हिमांक में क्या होगा? अवनमन होगा। विलायक का परासरण दाब। ये 4 गुण है। तो पहले क्या हुआ? जो विलायक है बेटा, सब विलायक पर डिपेंड करता है। विलायक, ठीक है ना, और विलायक का क्या है? विलायक का देखेंगे, विलायक का वाष्प दाब। विलायक का क्या है बेटा? वाष्प दाब। और इसमें क्या हो रहा है? वाष्प दाब में क्या हो रहा है? वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब हो गया कमी, घटना, कम होना। ठीक है ना, उसका वाष्प दाब कम होगा जब क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या उसमें देखी जाएगी, बढ़ेगी। दूसरा क्या है? जब विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक तो आप लोगों को मैंने बताया कि जब क्या होता है, किसी द्रव का, मानो कोई द्रव है हमारे पास, कोई पदार्थ द्रव है ना, इस द्रव का वाष्प दाब, मैंने क्या कहा? वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जो हमारे पास किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसे कहते हैं हम क्वथनांक। उस समय क्या होता है कि जो द्रव है वो भाप बनने लग जाता है। इसको एक रसायन विज्ञान की भाषा में कहते हैं बेटे, परिभाषा है ना। वैसे हम जनरली कहते हैं जिस ताप पर कोई क्वथनांक, जिस ताप पर कोई क्या होगा द्रव भाप बनता है उसे हम कह सकते हैं क्वथनांक। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका जो वाष्प दाब होगा वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होगा। और उसी समय क्या हो जाते हैं? इसके कण क्या हो जाते हैं? द्रव से वायु में बदलने लगे, यानी कि भाप में बदलने लगे। ये है इसका। तो ये 4 हमारे पास आएंगे, इन चारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। पहला है बेटा, देखो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म के कुछ तथ्य हैं, है ना। चलो इनको रहने देते हैं, तथ्यों में क्या आएगा। देखो देखो यहाँ पर कहता है समान मोलर सांद्रता के यूरिया, ग्लूकोज, चीनी आदि क्या है? विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयनों में का
जलीय विलयनों का समान ताप पर प्रकाशन दाब, क्वथनांक के उन्नयन आदि अणुओं के गुण समान होते हैं। ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, है ना। चलो पहले अब इसको पढ़ लेते हैं। पहला है बेटा हमारे पास आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, पहला जो पॉइंट है। ठीक है ना, ये क्या है बेटा? आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? ये कहता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील ठोस के लिए विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है ना, हमने अभी तक राउल्ट का नियम पढ़ा था कि जितनी मात्रा में क्या होगा, विलय मिलाएंगे, उसके वाष्प दाब में कमी आएगी, उसके वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी आएगी, है ना। ये तो कहा था, यानी कि या कमी, सॉरी कमी नहीं, वाष्प दाब में अवनमन होगा। और कितना होगा? ये कहता है, देखो यहाँ पर हमने जो पी एस था बेटा, या पी एस पी विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आएगी, क्या आएगी? वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी विलय के कणों पर। ये हम शुरू से पढ़ रहे थे, जैसे हमने वहां पर पढ़ा पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ऐसा पढ़ा था ना। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि जो विलयन है, विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आएगी, वहां तो उसने क्या दिया था? प्रत्येक उसके लिए अलग अलग दिया था, किस प्रकार से वो वाष्प दाब किस प्रकार से निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर वो विलयन के लिए कह रहा है, यदि विलयन का वाष्प दाब होगा, देखो यहां से समझो इसको, अवाष्पशील ठोस के लिए विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। वो जो कमी होगी, वाष्प दाब में कमी होगी, वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगी। मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन बना है, एस का मतलब हो गया विलयन सॉल्यूशन, वो हमेशा क्या होगा? जो विलय के कण होंगे उनके मोल अंश के समानुपाती होगा। कितना मतलब कितना कम होगा, उसका वाष्प दाब में कितनी कमी आएगी? तो जितने मोल बढ़ते चले जाएंगे, विलय के मोल बढ़ते चले जाएंगे, उतनी कमी होगी। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखें बेटा, तो पी एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी एस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए पी बी। अभी हम 12 की क्लास पढ़ा रहे हैं बेटा, उसके बाद हम शुरू करेंगे 10 के, है ना। मुझे मुझे लग रहा आदर्श जुड़ा है एक्स, ठीक है। इस प्रकार से है, ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है वाष्प दाब में कमी, इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर हमें मालूम है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। यहाँ हमने बताया कि पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितनी कमी आएगी वाष्प दाब में? तो हमने कहा एक्स बी के बराबर, जितने विलय के अणु होंगे। तो हमने पी एस इज इक्वल टू क्या लिया? विलयन के लिए यहाँ पर लिया हमने, ये लिया इज इक्वल टू पी बी नोट और एक्स बी के बराबर, ठीक है, ये आ गया। अब हमें मालूम है एक्स बी बराबर, देखो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, एक एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, ये हमने पता था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स बी बराबर क्या होगा? एक्स बी बराबर होगा 1 माइनस एक्स ए। देखो एक्स बी बराबर निकालना, तो 1 में से एक माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा हमारे पास? ये आएगा पी एस बराबर क्या आएगा? ये आएगा पी बी नोट, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 माइनस एक्स ए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों अंदर की तरफ कर लेते हैं, ये आ जाएगा पी बी ए के साथ करेंगे तो ये इतना ही आएगा, फिर इसके साथ करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो आएगा पी बी नोट एक्स ए। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। अब हम, ये हुआ पी एस के बराबर, किसके बराबर हुआ? पी एस के बराबर। अब हम एक काम कर सकते हैं, इस यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये इतना, इतने को यहीं रहने देते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो यदि हम चिन्ह बदलें, ऐसा करते हैं, इसको माइनस वाले को इधर ले आते हैं, तो आज ज्यादा समझ में आता है। इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा बेटा?
ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इस इधर आके प्लस होगा तो पी बी नोट एक्स ए हो जाएगा। माइनस चिन्ह था ना इसके पहले लगा हुआ, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं तो ये प्लस था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी बी नोट माइनस पी एस, ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना। अब देखो हमें तो चाहिए क्या, एक्स ए, एक्स ए बराबर क्या होगा, एक्स ए बराबर होगा, अब ये जो पीबी है इसके साथ गुणा में वो बटे में चले जाएगा, तो हमने लिखा पी बी नोट माइनस पी एस अपॉन क्या आ जाएगा, पी बी नोट, ये आ गया। ये क्या है हमारे पास, एक्स ए, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं, ये जो एक्स ए बराबर होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स ए, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी, ये दोनों मिला करके शुद्ध अवस्था में विलेय का वाष्प दाब, उसमें से विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे और बटे में क्या आएगा, ये आएगा विलेय का वाष्प, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो हम लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन क्या आएगा, पी बी नोट और बी, इस टाइप से ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले है ना। यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा पी क्या है, वास्तव में अवनमन है, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। या देखो अब जब मान लीजिए फॉर्मूला आ जाएगा, देखो हमने क्या निकाला, पी बी नोट पी एस अपॉन पी बी नोट बराबर हमने कहा एक्स ए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इधर की तरफ लिख दिया, तो एक्स ए मालूम है हमें, क्या मालूम हो जाएगा, इसका मान यदि लिखेंगे बेटा, तो इसका मान लिखा जा सकता है कि एन ए, है ना, जो हमारे पास होगा, और एन ए प्लस मोल अंश है ना, तो मोल अंश को ऐसे तो लिखते हैं, विलेय के मोल बटे विलेन के मोल, है ना, तो विलेय के मोल बटे विलेन के मोल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, फिर हम इसमें मोल अंश निकाल सकते हैं। थोड़ा सा बेटा 12 वालों की क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे हम जस्ट, है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला, क्लियर, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, इस पे हम न्यूमेरिकल कल करेंगे, ठीक है ना। और इसको ध्यान रखना बेटा आज